This is Rashid Ali. Welcome to Economics Lens. Microeconomics lecture number 4 Opportunity Cost. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्केर्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट को पढ़ा था और आज हम इस लेक्चर में अपॉर्चुनिटी कास्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें डिटेल से समझ आ सके। हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान प्रोड्यूसेस फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स शूज एंड क्लॉथ्स बाय यूजिंग इट्स ऑल रिसोर्सेज। पाकिस्तान नीचे दिए गए हुए कॉम्बिनेशंस दो चीज़ों के शूज एंड क्लॉथ्स के प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे? उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे उन पे इस्तेमाल कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन से ये है शूज और ये है क्लॉथ्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन यानी जो ए कॉम्बिनेशन है उस पे क्या कर रहा है कि अपने जो सारे रिसोर्सेज हैं वो किस पे खर्च कर रहा है? क्लॉथ्स पे, और शूज पे जीरो। और जो हमारे पास एफ कॉम्बिनेशन यानी जो लास्ट कॉम्बिनेशन है उस पे क्या कर रहा है कि सारे रिसोर्सेज किस पे खर्च कर रहा है? शूज पे, और वो जीरो क्लॉथ्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो फिर हमें क्या करना होगा? यहाँ पे ए में हमें इसका ग्राफ बनाना होगा और जो बी है हमें उसमें अपॉर्चुनिटी कास्ट कैलकुलेट करनी होगी। देखें यहाँ पे आप लोगों के तवज्जो की जरूरत है क्योंकि इन चीजों के थ्रू हमको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व को समझने की हेल्प मिलेगी। तो देखें यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कास्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अपॉर्चुनिटी कास्ट का फार्मूला क्या है? तो फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कास्ट इज इक्वल टू चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। ये क्या है? इसका फार्मूला है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन है? ए। देखें ए टू बी जा रहे हैं ना हम, ए पे तो कोई चेंज नहीं आएगी। चेंज कब आएगी? जब हम एक कॉम्बिनेशन से दूसरी कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे। ए से जैसे हम बी जाएंगे तो फिर देखते हैं इसमें अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए टू बी, तो इसकी ओसी क्या होगी? ओसी का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी कास्ट इज इक्वल टू चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें वाई में क्या चेंजिंग आई है। जैसे हम बी कॉम्बिनेशन पे गए हैं 10 to 8 यानी 2 यूनिट्स की चेंज आई है, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 2। और एक्स में कितने यूनिट्स की चेंज आई है? एक्स में 0 to 4 यानी 4 यूनिट्स की चेंजिंग आई है, तो फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 4। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो फिर इसका आंसर जो आएगा मुझे मिलेगा 0.5। उसी तरीके से हम अब B2C अपॉर्चुनिटी कास्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फार्मूला सेम ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम B2C जा रहे हैं तो फिर Y में कितने यूनिट्स की चेंजिंग आ रही है? 2 यूनिट्स की, और X में 4 की, यानी सेम तरीके से। तो फिर यहाँ पे भी मैं लिखूंगा कि y में कितने यूनिट्स? 2, x में 4। यहाँ पे भी जो अपॉर्चुनिटी कास्ट आई 0.5 आई। सेम उसी तरीके से C to D, तो फिर y में देखें 2 यूनिट्स की चेंज आई, और x में 8 to 12 यानी यहाँ पे भी 4 यूनिट की चेंजिंग आई है। सेम उसी तरीके से जब हम आगे जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे भी 4 की चेंजिंग आ रही है D2E, और E2F यहाँ पे भी 4 यूनिट्स की चेंजिंग आ रही है। किस में? x में, और y में 2 यूनिट्स की। देखिए यहाँ पे बस मैं C to D सॉल्व करता हूँ और आगे सेम ही आंसर आ रहा है, तो फिर मैं 0.5 अपॉर्चुनिटी कास्ट यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कास्ट इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 0.5। सेम उसी तरीके से जैसे मैं D2E जा रहा हूं तो भी इसका आंसर किसका? अपॉर्चुनिटी कास्ट का 0.5 आ रहा है, और E2F भी अपॉर्चुनिटी कास्ट का आंसर 0.5 आ रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे ये सब चीजें लिख लूंगा। ठीक है, देखें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है, चेंजिंग आ ही नहीं रही। फर्स्ट में कोई भी अपॉर्चुनिटी कास्ट फाइंड आउट नहीं होगी, तो फिर मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ उसको लकीर दे दूंगा। ठीक है, डैश इस तरीके से। बाकी पे अपॉर्चुनिटी कास्ट कितनी फाइंड आउट हो रही है? 0.5 सब पे, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है? कांस्टेंट है। देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूं और यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं।
अब मैंने क्या किया कि ये एक्स एक्सिस ड्रा किया और ये वाई एक्सिस ड्रा किया। एक्स एक्सिस में मैं क्या रखूंगा कि शूज, और वाई एक्सिस में क्या रखूंगा, क्लॉथ्स। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्राफ पे नंबरिंग दे दूंगा। तो यहाँ पे रखूंगा मैं 4, 8, 12, 16, 20। और अब मैं वाई एक्सिस में रखूंगा कि 2, 4, 6, 8 और 10। अब आप तवज्जो दीजिएगा। अब हम कॉम्बिनेशन को देखने की कोशिश करेंगे। चॉइस ए क्या है, चॉइस ए पे ये क्या कर रहा है कि शूज प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सारे क्लॉथ्स प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए वो कहाँ पे होगी, इस जगह पे। तो फिर मैं क्या करूंगा कि पॉइंट लगाऊंगा। और सेकंड में क्या कर रहा है कि चॉइस बी में वो 4 यूनिट किसके प्रोड्यूस कर रहा है, शूज के। क्लास के कितने हैं, 8। यानी यहाँ से नीचे भी देखेंगे 4 किस जगह पर आएगा, इस जगह पे। और 8 कहाँ पे, यानी दूसरी पॉइंट इस जगह पर बनेगी। उसी तरीके से जो थर्ड कॉम्बिनेशन है, शूज के कितने हैं, 8, क्लॉथ 6। यानी जिस पॉइंट पर खड़े हों नीचे देखें तो फिर वो एक्स की पॉइंट यानी 8 पर हों, जब हम वाई एक्सिस की तरफ देखें तो फिर 6 पर हों, तो फिर इसकी पॉइंट ये होगी यहाँ पे। सेम उसी तरीके से अब पॉइंट होगी डी, यानी 12 एंड 4 वाली। ये रहा 4, ये रहा 12, इस जगह पर होगी। उसके बाद कौन सी पॉइंट होगी, 2 एंड 16 वाली, यानी ये पॉइंट होगी। उसके बाद कौन सी पॉइंट होगी अब, 20 एंड 0 वाली, यानी इस जगह पे। यहाँ पे क्या कर रहा है कि सारे के सारे शूज प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि इन पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करूंगा। ये हमने क्या किया कि पॉइंट्स को मिला लिया। ये हमारा रहा कॉम्बिनेशन ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, ई एंड एफ कॉम्बिनेशन। देखिए अब मैं आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए पे हम 10 यूनिट किसके प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लॉथ्स के। जैसे ही हम पॉइंट बी पर गए तो फिर हमने क्लॉथ्स को कुछ कम किया और क्या किया कि शूज को कुछ प्रोड्यूस किया। जैसे ही हम सी पे जा रहे हैं तो फिर हमने क्लॉथ्स को और कम कर दिया। इसी तरीके से जैसे हम ए टू एफ मूव करेंगे तो क्लॉथ्स को कम प्रोड्यूस करेंगे और शूज को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। इस तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि जैसे हम एक चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर हम दूसरी चीज को छोड़ रहे हैं। जैसे हम शूज को ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हम जो क्लॉथ्स हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हर जगह पे क्या है कि 0.5 यूनिट्स ही है। 0.5 का मतलब यह है कि हम एक शूज को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि 0.5 क्लॉथ्स का छोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया कि 4 यूनिट्स किसके प्रोड्यूस किए, 4 यूनिट्स हमने शूज के प्रोड्यूस किए, तो फिर हमने हमने 2 यूनिट्स किसके छोड़े, क्लॉथ्स के छोड़े। इसी तरीके से एडिशनल 4 यूनिट जैसे ही प्रोड्यूस किए किसके, शूज के, तो फिर हमने और जो 2 यूनिट्स हैं क्लॉथ्स के छोड़ दिए। इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 0.5 है। इसका मतलब यह है कि हम एक शू को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि 0.5 यानी आधा क्लॉथ छोड़ रहे हैं। आपको ये चीज समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमने क्या किया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड आउट किया और यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया। और देखिए ये कर्व क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। जब कर्व स्ट्रेट लाइन बनता है तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट ही होती है। देखिए अब हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है, इंडिया प्रोड्यूसेस फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, पिज्जा एंड बर्गर, बाय यूजिंग इट्स ऑल रिसोर्सेज। इंडिया अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करके ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहा है। कॉम्बिनेशन ए पे वो पिज्जा नहीं प्रोड्यूस कर रहा, सारे के सारे जो रिसोर्सेज है बर्गर पे लगा रहा है। उसी तरीके से कॉम्बिनेशन एफ पे वो सारे पिज्जा बना रहा है और बर्गर बिल्कुल भी नहीं बना रहा। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ओ सी, ठीक है, ओ सी यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। फार्मूला सेम है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ए टू बी क्या करूंगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। लिखूंगा ओ सी इज इक्वल टू, देखिए अब आप तवज्जो दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई,
ई टू एफ, ये इसकी कॉम्बिनेशन होंगे। ओसी सेम होगा हर जगह पे, ओसी 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 ओसी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे टाइम क्योंकि कम है तो सबके ऊपर मैं क्या लिख लेता हूं कि चेंज इन वाई आ रही है, पहले मैं वो पुट कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। देखें ए टू बी कितने यूनिट्स की चेंजिंग आ रही है, 5 की, तो फिर मैं फर्स्ट में यहाँ पे लिख लेता हूं कि 5, ठीक है। सेकंड में कितनी चेंजिंग आएगी वाई की, 10। सी टू डी में कितनी चेंजिंग आएगी, 15 की। और डी टू ई कितनी चेंजिंग आएगी, 20 की। कैसे 20 की, क्योंकि 72 हम 50 जा रहे हैं, और लास्ट में कितनी चेंजिंग आ रही है, 50 की। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि पिज्जा में यानी एक्स में कितनी चेंजिंग आ रही है। तो फर्स्ट यूनिट पिज्जा में चेंजिंग आ रही है यानी कि एक्स में 20, और उसके बाद भी 20, यानी सब में 20 20 20 20 चेंजिंग आ रही है, ठीक है। तो फिर अपोजिट कास्ट फर्स्ट में हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे जब हम 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर होगा कि 0.25। बी टू सी में इसका आंसर होगा 0.5, और सी टू डी में इसका आंसर होगा 0.75। देखें डी टू ई में इसका आंसर होगा 1, और लास्ट में है ई टू एफ, इसमें आंसर होगा कि 2.5। देखिए अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कास्ट को पुट कर देता हूं। देखें जो फर्स्ट चॉइस है उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो फिर मैं उसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ 0 भी हम पुट कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लिख लेता हूँ कि तो फर्स्ट में आ रही थी 0.25, उसके बाद है बी टू सी 0.5, देन 0.75, 1, 2.5। आपको क्या पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है, देखें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कास्ट इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। और हमारा पहला प्रॉब्लम था उसमें क्या था कि अपॉर्चुनिटी कास्ट कांस्टेंट थी हर एक जगह पे, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। देखें जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कास्ट कांस्टेंट थी तो ग्राफ किस तरीके का बना था, स्ट्रेट लाइन बना था। देखते हैं अब इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है। अब मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश की है। एक्स एक्सिस में मैंने क्या किया कि यहाँ पे पिज्जा रखा है, ठीक है। और वाई एक्सिस में मैंने क्या किया है कि बर्गर रखा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लगाई 10 20 100 तक, और यहाँ से भी 10 से लेकर 100 तक। अब मैंने चॉइस रखी है, फर्स्ट चॉइस क्या है, वहां पे जो एक्स एक्सिस है 0 है, और वाई एक्सिस 100 है। उसी तरीके से ये बी चॉइस, ये सी, ये डी, और ई, और ये रहा एफ। देखें जब मैं ई चॉइस पर खड़ा हूं, जब मैं एक्स एक्सिस की तरफ देखूंगा तो मुझे 80 नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ई पे देखें क्या है, एक्स एक्सिस है 80। जब मैं ई पॉइंट पे खड़ा होकर वाई एक्सिस की तरफ देखूंगा तो फिर मुझे वाई में 50 नजर आ रहा होगा। जो फर्स्ट हमारे पास नंबर है वो किसका है, एक्स एक्सिस का। जो सेकंड नंबर होता है कामा के बाद वो किसका होता है, वाई एक्सिस का। यहाँ पर भी देखें ये 70 किसका है, ये है वाई एक्सिस का, और ये 60 किसका है, एक्स एक्सिस का। हम इस पॉइंट पे खड़े होकर देखेंगे, इस पॉइंट पे खड़े होकर देखेंगे, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स बना ली। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर्व बना लूंगा इन पॉइंट्स को मिलाकर। अब मैं इनको मिलाने की कोशिश करता हूं। अब देखें कुछ इस तरीके से हमारा कर्व बनेगा, ठीक है। अब देखें जो पिछला कर्व बना था और इस कर्व में क्या डिफरेंस है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था, डाउनवर्ड स्लोप। ये भी डाउनवर्ड स्लोप है, लेकिन देखें ये क्या है, ये कॉनकेव शेप में आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि इसकी क्या शेप आ रही है, यहाँ पे इसकी शेप आ रही है कॉनकेव टू ओरिजिन। ये क्या है, बाउड आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। देखें अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये कॉनकेव शेप में क्यों आया है, ये कॉनकेव शेप में इसलिए आया है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कास्ट इंक्रीज हो रही है हर एक पॉइंट पे। देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कर रहे हैं कि ए टू बी शिफ्ट हो रहे हैं, तो फिर अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है, इनिशियली है ए टू बी
0.25। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं B2C अपॉर्चुनिटी कास्ट हमारी बढ़ रही है। जैसे ही हम और आगे बढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो कर्व हमारा बना है ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम हर एडिशनल यूनिट की कॉस्ट पिछले से कुछ ज्यादा पे कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब देखिए हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है, चाइना प्रोड्यूसेस फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, कंज्यूमर एंड कैपिटल, बाय यूजिंग इट्स ऑल रिसोर्सेज। चाइना दो चीजें बना रहा है, एक है कंज्यूमर गुड, दूसरी है कैपिटल गुड। उसके कॉम्बिनेशन नीचे यहाँ पे गिवन है। तो हमें क्या करना होगा कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करनी होगी और उसके बाद हमको ग्राफ बनाना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आप तवज्जो दीजिएगा, सबसे पहले मैंने क्या लिखा यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये फार्मूला है, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। तो सबसे पहले हम ए टू बी जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ए टू बी, उसके बाद बी टू सी, फिर सी टू डी, उसके बाद हमारे पास है डी टू ई। फार्मूला सेम है। यहाँ पे हम रखेंगे कि चेंज इन वाई, चेंज इन वाई क्या आया है फर्स्ट यूनिट में, चेंज इन वाई यहाँ पे फर्स्ट यूनिट पे आया है 40। यहाँ पे मैं रखूंगा 40, ठीक है। और बी टू सी चेंज इन वाई 30, यहाँ पे मैं पुट करूंगा कि 30। और सी टू डी क्या चेंज आया है वाई में, वाई में चेंजिंग आई है 20 की, यहाँ पे मैं रखूंगा कि 20। सेम उसी तरीके से लास्ट में क्या चेंजिंग आई है 10 टू 0, तो फिर वाई यहाँ पे आया है 10। देखिए एक्स एक्सिस में हर जगह पे 10 10 की चेंज आई है, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40। तो यहाँ पे मैं रखूंगा 10 10 अपॉन में नीचे यहाँ पे 10, नीचे यहाँ पे 10। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट यहाँ पे फर्स्ट पे आई क्या 4, सेकंड में आई 3, थर्ड पे क्या आई के 2, लास्ट में आई 1। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा कि अपॉर्चुनिटी कास्ट हमें मिली फर्स्ट पे 0, उसके बाद क्या है यहाँ पे 4, 3, 2, 1। देखें अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। अब मैं क्या करूंगा कि इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे देखें मैंने इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक्स एक्सिस के साथ लाइन ड्रा की और उस पर मैंने क्या किया कि कैपिटल गुड्स को रखा, और फिर मैंने वाई एक्सिस में लाइन ड्रा की, उस पर मैंने कौन सी गुड्स रखी, कंज्यूमर गुड्स रखी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 टू 100 पॉइंट्स दी, और इस एक्सिस पे भी 10 से लेकर 100 तक डिवाइड किया है, 10 20 इस तरीके से, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि उन पे ए बी सी डी ई जो कॉम्बिनेशंस गिवन थे उनको पॉइंट आउट किया ग्राफ पे। जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है ए का, कैपिटल गुड्स है 0 क्योंकि वो है एक्स एक्स के साथ, और कंज्यूमर गुड्स क्या है 100 है, और बी पे क्या है कि कैपिटल गुड 10 है और कंज्यूमर गुड कितनी है 60। इसी तरीके से ई पे देखें, जो कैपिटल गुड है वो क्या है कि 40 और कंज्यूमर गुड 0 है। अब मैंने क्या किया कि इन पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने इनको मिलाया तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी कास्ट कर्व मिला। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कास्ट कर्व किस तरीके का है, ये अपॉर्चुनिटी कास्ट कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। देखिए आज हमने अपॉर्चुनिटी कास्ट के कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए। जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था उसके अंदर जो कर्व बना था वो कौन सा था, स्ट्रेट लाइन था। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन क्यों था, क्योंकि उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी कास्ट थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी। जो हमने दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व किया उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी कास्ट कर्व हमने बनाया वो किस तरीके का है, कॉनकेव टू दी ओरिजिन है। इसका मतलब ये है कि वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, यानी बाउंड टू आउटवर्ड। ये क्यों इस तरीके से बना है, क्योंकि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो इंक्रीज हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखें। और उसके बाद जो लास्ट में
हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया उसके अंदर जो हमें कर्व मिला वो कैसा है कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। इसका मतलब ये है कि बाउड टू इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ ये झुका हुआ है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अपॉर्चुनिटी कर्व स्ट्रेट लाइन कब बनता है, तो ये तब बनता है जब एडिशनल यूनिट पे जो हम कास्ट बियर करेंगे हर एडिशनल यूनिट के साथ कांस्टेंट होगी। और कॉनकेव टू द ओरिजिन तब बनेगा जब हर एडिशनल यूनिट के साथ हमें जो कास्ट बियर करनी पड़ेगी वो बढ़ती हुई जाएगी। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन अपॉर्चुनिटी कास्ट कर्व तब बनता है जब हमें एडिशनल यूनिट के साथ जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है हमें, वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती जाती है। ये चीजें आप लोगों को अपने जहन में रखनी होगी, क्योंकि हमें ये चीजें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने में हेल्प करेंगी। और अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये चीजें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर अब खत्म हुआ इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।